हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए क्योंकि मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने में मज़ा आता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और एक लाइन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद अब तुम्हें ना कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ भाई स्पेशल पीडीएफ। ये पीडीएफ इतनी स्पेशल है यार कि मुझे अपने टाइम पे मिल जाती ना, मज़ा ही आ जाता। बट कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए बनाई है इतनी स्पेशल पीडीएफ है कि सिर्फ इन पीडीएफ को पढ़ने का एक बार तरीका देखोगे ना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। एक एक चीज़ अभी मैं क्लियरली समझाऊंगा और उसके बाद ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लेना और जब मन करे तब रिवाइज करना। इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? बताओ। इतना इजी बना दूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। मिनटों में, कुछ मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, क्रॉप प्रोडक्शन। हमारे आसपास इंडिया में बहुत सारे खेत वेत देखे होंगे आपने। खेत में क्या खेती होती है और चीज़ें उगाई जाती हैं, वो सब कैसे होता है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे येलो येलो है वो नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, ग्रीन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं पढ़ेंगे सिवाय जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन। अब पहली लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि भाई हम फूड से करते क्या है। हमारी बॉडी फूड का बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस करती है, जैसे डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए जो हमें फूड देता है। ठीक है, क्लियर। अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर इतनी 7 बिलियन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उनको खाना खिलाना है तो भाई प्रॉपर प्रोडक्शन, प्रॉपर तरीके से खाना बनाना, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़रूरी है ना। तो चलो, चैप्टर अभी तक सिर्फ क्या था, हमारा इंट्रो चल रहा था। अब हम प्रॉपर चैप्टर पे आ चुके हैं। पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ग्रीन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, टिल 10,000 BCE यानी कि इस टाइम तक बहुत जितना भी लोग थे ना, नोमैडिक थे। मतलब उनका कोई एक घर नहीं था, वो घूमते फिरते रहते थे। वो घूमते फिरते रहते, वैंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किस लिए घूमते थे? फूड और शेल्टर के लिए। भाई सिंपल सी बात है, खाना जहाँ मिल जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए और जहाँ छत मिल जाए। वो क्या करते थे? कच्चे कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। धीरे धीरे उन्होंने चावल, गेहूं, ये सारी चीज़ें उगाना शुरू करी और तब जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। एक नया वर्ड पूरी दुनिया में आ गया, एग्रीकल्चर। आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो अब आगे रेड आ गया, तो मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़ना। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. भैया क्रॉप की डेफिनेशन है तुम्हारे सामने, ध्यान से पढ़ो। क्या? एक प्लांट जब सेम टाइप के प्लांट्स एक ही जगह पे लार्ज स्केल यानी बहुत सारे अमाउंट में उगाए जाते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की खेती जो होती है ना, वो एग्जाम्पल हो गया। चलो, you already know that crops are of different types like cereal, vegetable, fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. अब तुम्हें ये तो पता है कि भाई क्रॉप जो है वो बहुत सारे तरीके हो सकती हैं। सीरियल्स की हो सकती हैं जैसे कि व्हीट वगैरह, सब्जी की खेती हो सकती है, फ्रूट्स की खेती हो सकती है। तो इनको अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हज़ार हैं हमारे पास। कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है, कहीं सूखा पड़ गया, कुछ भी, हर तरह की कंडीशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो इसीलिए हमारे देश के पास क्या है, बहुत तरीके की एक रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स है, बहुत ही तरीके के लिए। इसीलिए हमारा देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता है ना। अब इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी, वैसे हमारे पास देश में बहुत डाइवर्सिटी है क्रॉप्स की, स्टिल हम अपनी सारी क्रॉप्स को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और ये 2 कैटेगरीज ऐसे याद कर रखना कि लाइफ टाइम ना भूलो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। पहली है खरीफ, दूसरी है राबी। अब देखते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। वो सारी खेती जो हम रेनी सीजन में करते हैं आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून से सितंबर। तो वो वाली सारी जितनी भी हम खेती करते हैं जो जून से सितंबर के बीच में चलती है, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब होती हैं खरीफ क्रॉप। और दूसरा वहाँ पे अक्टूबर से मार्च में जो चीज़ें उगाई जाती हैं वो होती हैं राबी क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि वीट, गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे थोड़ी गर्मी के टाइम पे उगाई जाती हैं। अक्टूबर टू मार्च, सॉरी गर्मी नहीं, यहाँ पे ठंड के टाइम पे। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। और गर्मियों में क्या उगता है? पल्सेज और दालें, आपकी सब्जियां, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, याद हो गया खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। याद रखना, खरीफ माने कि मॉनसून सीजन, रबी क्रॉप यानी कि ठंडे वाली, अक्टूबर से मार्च। बस इतना याद रखना है, बाकी सब चिल मारो यार, हो जाएगा। अब चैप्टर का अगला पार्ट आ जाता है। अब चैप्टर में आगे तुम पढ़ रहे होगे कि बेसिक प्रैक्टिस, मतलब एक
क्रॉप कैसे उगाई जाती है पूरी, कहाँ से सब कुछ शुरू होता है, मिट्टी को तैयार करने से लेके फाइनली उगी हुई क्रॉप को स्टोर करने तक, ये सारे स्टेप्स हैं, ध्यान से पढ़ लो। इन्हीं को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बस अगले 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब भाई सिंपल सी बात है, हमें एक वो स्टार्ट करना है, हमें फार्मिंग करनी है, उसके लिए हमें चाहिए लैंड, ज़मीन, सॉइल, है ना। अब उस सॉइल को तैयार करना पड़ेगा। चलो, the preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. देखो भाई, किसी भी सॉइल को तैयार करना कि एक प्रिपरेशन का पहला स्टेप है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है एक एग्रीकल्चर में, क्या, सॉइल को ढीला करना, लूज करना। अगर एक बहुत टाइट मिट्टी है, बहुत ही टाइट एकदम, बिल्कुल उसमें पानी नहीं है, तो आप उसमें कुछ खेती नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने उसमें पानी डाला, वो धीरे धीरे मिट्टी सॉफ्ट हो गई, तब आप उसमें कुछ भी उगा सकते हो। क्यों? इससे क्या होता है, इससे सॉइल के अंदर ना एयर बबल्स बन जाते हैं, उसके अंदर एयर जाती है, एयर जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो इसीलिए वो ब्रीथ कर पाता है। क्लियर? द लूजेंड सॉइल यानी कि ढीली हो चुकी सॉइल है, वो क्या करती है, हेल्प करती है इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, यानी कि उसमें ज़्यादा अर्थवॉर्म, कीड़े मकोड़े उगते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि अर्थवॉर्म एक किसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि वो सॉइल को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। इसी तरीके से बाकी भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल में, वो सॉइल को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, चलो अगला, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाइंग। अब देखो बाबा क्या बात है ना, कि जब आपने मिट्टी को तैयार करना है तो उसको लूज करना है और टर्न करना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग एंड प्लॉगिंग। दिस इज डन यूजिंग अ प्लो। किसकी मदद से होता है? एक प्लो की मदद से। प्लो क्या होता है अभी बताऊंगा। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अब देख लो, फोटो देख लो, ये इसे कहते हैं प्लो। हल कहते हैं हिंदी में, ह से हल, बचपन में पढ़ा था ना, ये वही है। किससे? लकड़ी या लोहे से बने होते हैं। अगर सॉइल बहुत ड्राई होता है तो उसको पहले पानी दिया जाता है, उसके बाद उसमें प्लोइंग की जाती है, दौड़ ज़मीन पर मारा जाता है, जिससे पूरी मिट्टी खुद जाती है और वो मिट्टी लूज हो जाती है। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स। अब प्लो मतलब खूब सारी मिट्टी खोदने के बाद उसमें मोटे मोटे लंप रह जाते हैं, क्रम्स कहते हैं जिनको, और फिर उनको ठीक करना होता है। अब उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं और क्या। अभी तक हमने प्लोइंग और टिलिंग के बारे में थोड़ा समझा, ये दोनों क्या है, प्रोसेस हैं सॉइल को लूज करने के। अब देखो, agricultural implements बिफोर सोइंग दी सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल लंप। अभी मैंने आपको बताया, जब हम बहुत सारा हल चलाते हैं तो मोटी मोटी मिट्टी के वो रह जाते हैं, बट भाई जब आपको बीज लगाने हैं, सोइंग मतलब बीज लगाना, उससे पहले आपको अपनी मिट्टी चाहिए एकदम फाइन, प्यारी, एकदम स्मूथ मिट्टी। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लो का। या तो आप और ज़्यादा खुदाई करो, या एक डिवाइस होता है हो, और या एक डिवाइस होता है कल्टीवेटर। अभी इन तीनों के बारे में पढ़ना है। इन तीनों से हमारी मिट्टी एकदम अच्छी हो जाती है। प्लो क्या होता है? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत ही सालों से यूज़ किया जा रहा है। और इससे क्या होता है? फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, इन रिमूविंग वीड, टर्निंग द सॉइल, इन सारी चीज़ों में। ये पूरा पढ़ो, अभी पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। जो है ना, अब पहले या तो इसको इंसान चला सकता है, या फिर आप इसको इस तरीके से बांध दो तो इसको जानवर भी चला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसके पार्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। इसे प्लो शाफ्ट कहते हैं, इसको प्लग शेयर कहते हैं, और इसका अगर ये उसमें लगी हुई है किसी जानवरों के साथ तो उसे बीम कहते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा की कोई नीड नहीं है। ठीक है जी, चलो बाकी अब कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। अगला है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। ये भी हो, ये देख लो यहाँ पे हो कुछ ऐसी होता है, यहाँ पे नीचे एक बड़ा धार नुकीला सा होता है, इस ज़मीन में धड़ घुसता हुआ चला जाता है और पूरी मिट्टी को ढीला कर देता है बहुत ही ईजी तरीके से, है ना, क्योंकि ये लोहे का बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइस होता है। इसमें एक प्लेट लगी होती है जो फिक्स्ड होती है आयरन की, और फिक्स्ड होती है आपके किससे? ब्लेड। ये जो ब्लेड है ये हैंडल से, ग्रिप से, ये सब लगी हुई होती है, पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। इसको आप बहुत तेज ज़मीन में खींचोगे तो मिट्टी एकदम फाइन होती जाती है। अगला आ गया कल्टीवेटर। आया लो जी, कल्टीवेटर तो सबसे बड़ी अभी तक की मशीन होती है जो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में यूज़ होती है। ट्रैक्टर से चलती है और पूरा खेत एक बार में आपका पूरा एकदम ऐसा कर देता है, फाइन मिट्टी, एकदम मस्त मिट्टी हो जाती है। अब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, अगला स्टेप है बीज लगाना, जिसे कहते हैं सोइंग। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of good variety are selected. अब भाई बीज लगाने हैं, ये तो पता होना चाहिए कि बीज कैसे लगाने हैं। तो इसके लिए किसान क्या करता है? अच्छे से अच्छे बीज ढूंढता है। फार्मर हमेशा कैसे बीज चाहता है? जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे, है ना, ये उनकी सोच होती है।
बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। अब मतलब बीज लगाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं बीज को लगाने के। एक होता है ट्रेडिशनल टूल, ये भाई साहब अंकल जी जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसे कहते हैं ट्रेडिशनल टूल। दिस टूल इज यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स, इज शेप लाइक अ फनल, एक फनल की तरह शेप होता है और ट्रेडिशनली सालों से यूज़ किया जा रहा है, ये बहुत टाइम से। इसके अंदर आप बीज डालते हो और वो बीज ज़मीन के अंदर जाके अपने आप फिट हो जाते हैं, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं फिट होते तो कोई चिड़िया आगे उठा के ले गई बीज, कभी बीज पैर से इधर उधर हो गया तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसीलिए दूसरी ज़रूरत पड़ी हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि स्पीड ड्रिल टेक्नोलॉजी आई। स्पीड ड्रिल एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस था। ये क्या करता है, इसमें आप ऊपर से बीज डाल दो, ये अपने आप ज़मीन के एकदम अंदर सटीक जगह पे जाके आपकी बीज थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे फिट कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है जिससे किसान की, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ यानी कि इक्वल गहराई में फिट करता है। पढ़ लेना, पढ़ना ज़रूरी है, मैं थोड़ा जल्दी के लिए ताकि आपको समझ में आए पूरा चैप्टर, जल्दी से जल्दी हम कवर कर पाएँ। बाकी PDF आपके पास रहेगी, डोंट वरी, आराम से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो और देखते हैं अब आगे क्या है। अब आ गया इंपॉर्टेंट चीज़, रेड मतलब इंपॉर्टेंट बता दिया ना। अब बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की, तीसरा पार्ट। अब हमने पहला पार्ट था प्रिपेयरिंग द सॉइल कर ली, दूसरा पार्ट था बीज लगाना जिसे सोइंग कहते हैं, थर्ड पार्ट है अब बीज लगा लिया, उसको न्यूट्रिएंट्स खाना भी तो देना है। खाना क्या होता है उसका, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इनके बारे में हम जानते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वेरी गुड, आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। वो चीज़ें जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं ज़मीन में, उसे कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब ये दो अलग अलग चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब सॉइल वैसे तो मिनरल देती है बट स्टिल वो कम पड़ जाते हैं। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पूरे न्यूट्रिएंट्स, ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी, मतलब हमेशा नहीं याद रखना है, तुम्हें थोड़ी खेती करनी, मे भी करनी भी हो, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर आप लगातार एक ही लैंड पे खेती करते जा रहे हो तो उससे धीरे धीरे पूरी सॉइल का न्यूट्रिशन खराब होने लगेगा। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, इसीलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, मैन्योर यानी कि अलग से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, समझ रहे हो। ऐसे समझो, अगर तुम अपने घर का खाना खाते हो तो तुम्हें घर के खाने में प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। बट अगर तुम पूरे दिन बाहर का खाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन्स, ये सारे अलग से लेने पड़ेंगे। तो बात वही पड़ती है बट आपको लेनी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर बिल्कुल जैसे हम खाने में प्रोटीन पीते हैं ना, प्रोटीन पाउडर बना के पीते हैं बॉडी बिल्डर्स, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए होते हैं फर्टिलाइजर्स। एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को पकड़ के उसका एक केमिकल बनाया जाता है जो कि आप प्लांट्स में डालो उनको वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है। ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फर्टिलाइजर का यूज़ से क्या होता है, एक फार्मर की बहुत हेल्प हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा यील्ड मिलता है, यानी कि रिजल्ट जो जितना आउटपुट मिल रहा है ना, खेती में जितना आउटपुट मिल रहा है वो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। बट एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर हम फर्टिलाइजर्स का तो क्या होगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी, धीरे धीरे सॉइल ख़राब हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र की जगह कुछ और नेचुरल सोर्स ढूंढना चाहिए, और वो नेचुरल सोर्स और कुछ नहीं होता, वो मैन्योर होता है। दूसरा पार्ट अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन के बारे में थोड़ा सा जान लो, बता देता हूँ ओरली, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिंपल है। मैंने आपको बताया जब आप एक ही तरीके की खेती लगातार एक ही लैंड पे करते रहते हो तो सॉइल जो है फर्टिलिटी लूज कर देती है। बट अगर आप क्या करो, एक सीज़न आपने कुछ उगाया, अगले सीज़न कुछ और उगा दिया, तीसरे सीज़न कुछ और उगा दिया, तो ऐसे आप क्रॉप को रोटेट कर रहे हो बार बार। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी मेंटेन रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है मैन्योर और फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर एक मैनमेड, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ना। वहीं पे मैन्योर क्या, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग यानी कि गोबर और प्लांट की बची कुची चीज़ों से बनता है। छठी क्लास में आपने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत मैन्योर क्या होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज में बनता है, ये फील्ड में बनता है, ज़मीन में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इसमें ह्यूमस नहीं देता, ये प्रोवाइड करता है सॉइल को ह्यूमस। ह्यूमस भी क्या है, न्यूट्रिएंट है। Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, और manure is relatively less rich in plant nutrients। अब ये आप सोच रहे हो कि अरे भैया इसका तो मतलब समझ नहीं आया। देखो भाई बात ऐसी है, जो फर्टिलाइजर्स है ना वो पर्टिकुलर टारगेट करके बनाए जाते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। वहीं मैन्योर जो है
वो ऐसा होता है कि वो प्लांट्स को भी देगा, सॉइल को भी देगा, एनवायरनमेंट को भी देगा, मतलब वो सबको खुश रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखा है तो पढ़ लेना, ऐसा नहीं छोड़ दो आलस के मारे। एडवांटेज ऑफ मैन्योर भी इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। क्यों मैन्योर को ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है? क्यों? पहला, क्योंकि ये वाटर, सॉइल की ना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ये सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस यानी कि जिसमें ज़्यादा पानी स्टोर हो सके, ज़्यादा गैसेस, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। इससे क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी कि जो हमें फ़ायदा देते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बढ़ जाते हैं। इससे क्या, टेक्सचर ऑफ सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ जाता है। अगला पार्ट आता है इरीगेशन। इरीगेशन मतलब पानी देना। अब हमने खाना भी दे दिया, अब बचा, खाने के बाद क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो प्लांट्स भी पानी पियेंगे। अब all living beings in need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, mineral and fertilizers are also absorbed. Plant contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seeds मतलब seeds का पौधा बनना, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, वो नहीं होगा सूखी कंडीशन में, उसको पानी चाहिए होता है, इसीलिए हम पानी देते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, इसी को इरीगेशन कहते हैं। रेगुलर इंटरवल में वाटर क्रॉप्स को पानी देते रहना, इसे इरीगेशन कहा जाता है। अब ये इरीगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करेगी। किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए, किसी क्रॉप को किसी सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए, एंड वाइस वर्सा, मतलब उसे दूसरे सीजन में कम चाहिए होगा। ठीक है, इरिगेशन के सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, जहाँ बहुत पानी हो, जैसे कुआं, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम, कैनाल्स, ये नेचुरल है। अब ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड क्या था, कुएं में पानी होता था, लेक में पानी होता था, उसको लिफ्ट कर करके ले जाते थे अपने खेत में, या फिर कैसे करके मेड़ बना दी, मतलब ज़मीन में जैसे ये साइड का रास्ता निकाल दिया और ये खेत में डाल दिया, इस तरीके से रास्ते चीज़ करे जाते थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर। पैसे बहुत कम लगते हैं बट एफिशिएंसी बहुत कम है, पानी वेस्ट बहुत होता है या कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, इस तरीके से। तो इसीलिए MOAT, पुली सिस्टम, चेन पंप, ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। यहाँ पे देख लो इस तरीके से, ये क्या है आपका मोट MOAT, और ये क्या है आपका चेन पंप। आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है आपका, सॉरी ये चेन पंप है, और ये क्या है देखली मतलब इस पत्थर से पानी बार बार आप पत्थर हटाओगे तो ये बाल्टी अंदर चली जाएगी, पानी भर जाएगा, पत्थर लगा दोगे बाल्टी ऊपर आ जाएगी, और इस तरीके से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरीके से ये क्या है ढेकली, जहाँ पे एक गाय गोल गोल घूमती रहती है और पानी बार बार भरता रहता है। तो इस तरीके के बहुत ही सारे मेथड्स यूज़ होते हैं जो आपको जनरली पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। अब हम मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं तो मॉडर्न मेथड्स यूज़ होंगे ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। भाई ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब भाई पैसा बचाते हैं, पानी और बचाते हैं, मतलब पानी कम से कम यूज़ करते हैं, ठीक है, पर ज़रूरी। पहला क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्या करता है, पूरा समझा देता हूँ। ये छोटी छोटी जगह, जैसे ये देख लो, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, आपने देखा कोने कोने में स्प्रिंकल कर रहा है पानी अपने आसपास, तो पानी कम वेस्ट हो रहा है, ऐसे नहीं पूरे में फैला दिया, स्प्रिंकल कर रहा है, कम, पर पानी मिलता भी रहेगा, स्प्रिंकल होता रहेगा। अब ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, आपने कुएं में मोटर लगा के अंदर फिट कर दिया, देखो यहाँ से एक एक ड्रॉप एग्जैक्ट जहाँ पे पेड़ है वहीं पे ड्रिप पानी टिप करके बहता रहेगा, और न पानी वेस्ट होगा और प्लांट को भी एकदम बराबर पानी मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो भैया, अब हमारा प्लांट जो है ना, अब हमारे जो खेत है वो धीरे धीरे भरा भरा हो गया है, उसमें बढ़ गया है, बट हमें उसमें देखने को मिल रही हैं कुछ अनवांटेड चीज़ें, यानी कुछ घास फूस, ये सारी बेकार की चीज़ें, जिसे कहते हैं वीड्स। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। अब इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स, और इनको निकालने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। सिंपल, वीडिंग इज़ नेसेसरी, भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये क्या आप नहीं निकालोगे ना, तो ये आपके जो न्यूट्रिएंट सॉइल में है और आप पानी जो दे रहे हो, ये सब वो पी जाएंगे, और आपके जो रियल प्लांट्स हैं उनको कुछ मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। याद है हमने पढ़ा था कि सोइंग से पहले प्रिपरेशन ऑफ हमें लूज़ करनी थी जब मिट्टी, तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, टिलिंग एंड प्लोइंग। तो वही सेम चीज़ है, अगर आप बहुत अच्छे से पूरी मिट्टी को खोद दोगे तो जितने भी घास फूस है वो सब निकल जाएगी, और सूख के वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगी, मतलब वो सूख जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ भी आती है, कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे कहते हैं वीडीसाइड्स, जैसे नाम ले लो 2,4-D, ये सब नाम है। तो ये स्प्रे करे जाते हैं किस लिए, वीड्स को मारने के लिए। ये ऐसे होते हैं जिससे प्लांट्स हमारे जो चाहिए वो नहीं मरते हैं, सिर्फ वीड्स मर जाते हैं, और ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, और इस तरीके की चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं, केमिकल।
अब ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पार्ट आ चुका है, हार्वेस्टिंग, यानी कि पूरी की पूरी हमारी फसल तैयार हो चुकी है, फसल उग चुकी है एंड टाइम टू हार्वेस्ट, यानी कि अब निकालने का टाइम आ गया है। तो अब हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज mature is called harvesting। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, एकदम या तो उसको खींचा जाता है या फिर एकदम ज़मीन के पास से काटा जाता है। लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं क्रॉप को मच्योर होने में। हार्वेस्टिंग हमारे देश में या तो मैनुअली करी जाती है या सिकल से करी जाती है, या मतलब मैनुअली सिकल से यानी कि काट काट के, या फिर मशीन से करी जाती है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, अब हार्वेस्टेड क्रॉप में ग्रेन यानी कि फालतू के दाने हमें निकालने होते हैं, और इसी दाने निकालने के प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। और ये थ्रेशिंग किससे होता है? एक मशीन है जिसे कहते हैं कंबाइन, और ये कंबाइन ऐसी मशीन है जो कि हार्वेस्ट यानी कि फसल को निकाल भी देती है और उसमें से जो फालतू के दाने हैं उनको भी निकाल देती है। तो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक साथ हो जाती है हमारे यहाँ। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका स्टोरेज। अब भाई हमारी फसल निकल चुकी है, तैयार हो चुकी है, अब उसको संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे उसको ध्यान से रखा जाए? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब जो आपने उगाया है उसका स्टोरेज करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हार्वेस्टेड ग्रेन, जो आपके दाने, ग्रेन यानी कि गेहूं वगैरह जो भी ले लो, ठीक है, उसको बहुत लंबे टाइम तक कभी कभी रखना होता है, तो मॉइस्चर से कहीं वो गीले ना हो जाएं, इंसेक्ट्स ना आ जाएं, कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए उसको अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, है ना। बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड अप। अब उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसीलिए उनको प्रॉपर्ली पहले सुखाया जाता है धूप में रख के, तब उनको रखा जाता है। मे बी आपको याद हो, आज से बहुत, अब तो ये चीज़ नहीं होती कॉमनली, बट कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो क्या होता है, हमारे घरों में बड़ी बड़ी टंकी होती थी, उन टंकियों में गेहूं भरे रहते थे, पर उन गेहूं को भरने से पहले सुखाया जाता था धूप में, तब उनको रखा जाता था। अब ये तो हो गया घर भर का, बट अगर बात करें बड़े लेवल पे, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, यानी कि जूट बैग क्या होता है, जो बोरी होती है, बोरी में भर भर के उनको सिलोज और ग्रैनरीज, ग्रैनरी कौन सी जगह है जहाँ पे ग्रेन रखे जाते हैं लार्ज लेवल पे और उनका ध्यान रखा जाता है कि कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाएं। और इसी तरीके से सिलोज भी होते हैं जहाँ पे हम और बाकी सारी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। ये सिलो आपको दिख रहा है ग्रेन्स वगैरह को रखने के लिए, ठीक है। फाइनली हमने स्टोरेज भी कर लिया, अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, विच इज़ एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल भी क्या, जैसे हम अपने घर पे एनिमल्स को रखते हैं ना, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर। जैसे अभी हमने एक पूरी फसल को पूरा ध्यान से शुरू से बच्चे की तरह पैदा करके एकदम उसको एंड तक बड़ा किया, उसी तरीके से एनिमल्स के साथ भी किया जाता है। ये चीज़, एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है फूड प्रोसेस के लिए, ठीक है, उसी प्रोसेस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। विद दिस पूरा चैप्टर खत्म। एक एक चीज़ चेक कर दो, देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने पढ़ ली, एनिमल हस्बेंड्री भी पता चल गई, क्रॉप क्या होती है, फर्टिलाइजर, ग्रैनरीज, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन, खरीफ क्रॉप, मैन्योर क्या होता है, प्लाव क्या होता है, राबी क्रॉप, सीड्स, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, विनोइंग, वीडीसाइड, वीड्स, विनोइंग, ये सारी विनोइंग रह गया ना। देखो विनोइंग मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आपके पास एक गेहूँ है, ठीक है, उस गेहूँ में छोटे छोटे दाने हल्के हल्के, तो आप क्या करो, इधर से ये लगाओ एक पंखा, ये पंखा हवा फेंक रहा है, और ऊपर से गेहूं गिराओ थोड़े थोड़े करके, तो यहाँ पे तो गेहूं इकट्ठा होते जाएंगे, और जो क्योंकि वो हल्का है वो आगे उड़ जाएगा। तो इसी के साथ विनोइंग भी हमने समझ लिया और पूरा चैप्टर समझ लिया भाई। पूरा चैप्टर 20 मिनट में हमारा कवर हो गया एकदम अच्छे से डीपली, कि अब आप, आई होप आप कोई भी एग्जाम जाके क्रैक कर सकते हो, राइट। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। ये फास्ट पेस पढ़ाई थी थोड़ी, बट मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाई करने में। पढ़ाई होती है कुछ एक्चुअली में। और ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अगर मैं भूल जाऊँ डिस्क्रिप्शन में लिंक देना तो कमेंट करके ज़रूर याद दिलाना, भैया आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला, जल्दी दे दो फटाफट। और अपना फेवरेट कमेंट भी कर सकते हो, इट्स ओके यार, इट्स अप टू यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।